हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल मीटिंग के रिमेनिंग सेक्शंस। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 96 कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट एजीएम कब होती है, सब्सिक्वेंट एजीएम्स कब होती हैं, टाइम गैप क्या रहता है उनका, टाइम, डेट, वेन्यू एंड सो ऑन, ये सब हमने पढ़ा था। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 101। 101 दैट इज ऑफ व्हाट? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। देखिए, एज यूजुअल जैसे आप बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजते हो राइटिंग में, यहाँ पे भी आपको राइटिंग में ही नोटिस भेजना पड़ेगा, लेकिन पीरियड दोनों में अलग अलग है। बोर्ड मीटिंग में नोटिस का पीरियड था 7 डेज का, यहाँ पे नोटिस पीरियड 21 डेज का है। कितना पीरियड का? 21, वो भी क्लियर डेज हैं। क्लियर का मतलब होता है डे ऑफ सेंडिंग और डे ऑफ रिसीविंग, दोनों हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो देखो लैंग्वेज देखते हैं। एजीएम may be called by giving not less than 21 clear days। तो यहाँ पे देखो clear days वर्ड यूज किया जा रहा है। clear days तो इसका मतलब होता है day of sending and day of meeting। एक्सक्लूडेड। इसको अपन एग्जाम्पल समझ लेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। और राइटिंग में जाएगा, राइटिंग में, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक मेल वगैरह आप करो, दैट इज एब्सोल्युटली अलाउड। तो सबसे पहले हमने टाइम पीरियड देखा कि कितने टाइम का नोटिस आपको सेंड करना है। गॉट इट? अच्छा, अब क्या ये प्रोविजन मैंडेटरी है कि आपको 21 दिन का नोटिस ही भेजना पड़ेगा? क्या शॉर्टर नोटिस नहीं भेज सकते? तो आंसर है येस, आप शॉर्टर नोटिस भेज सकते हैं। ये 21 डेज मैंडेटरी नहीं है। अगर आप शॉर्टर नोटिस देना चाहते हैं तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करते तब तो डेफिनेटली 21 डेज का नोटिस भेजोगे, अदरवाइज आप शॉर्टर पीरियड का नोटिस भी दे सकते हो। हमने बोर्ड मीटिंग में भी शॉर्टर नोटिस पढ़ा था, यहाँ पे भी शॉर्टर नोटिस का प्रोविजन है। थोड़ा ध्यान से समझना। शॉर्टर पीरियड के नोटिस के लिए यहाँ पे हम दो अलग अलग टाइप की मीटिंग के लिए अलग अलग प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एजीएम की एंड देन उसके बाद बात करेंगे हम ईजीएम की। अगर एनुअल जनरल मीटिंग आप कॉल कर रहे हैं, एजीएम, और शॉर्टर पीरियड का नोटिस आप देना चाहते हैं तो आपको किन लोगों से प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी और वो आपका मीटिंग वैलिड माना जाएगा? तो देखो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है। If consent in writing is obtained, किससे? At least 95% of members, 95% members entitled to vote। देखो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेंट आनी चाहिए किसमें? राइटिंग में। ओरल कंसेंट यहाँ पे वैलिड नहीं है, पहली बात। इज गिवन एट लीस्ट 95% ऑफ मेंबर्स, 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। तो जो लोग एंटाइटल्ड टू वोट हैं उनका 95% एंटाइटल्ड टू वोट। तो इसका मतलब जो भी मेंबर्स, जिनमें इंटरेस्टेड मेंबर्स जो हैं वो एंटाइटल्ड नहीं होते हैं, उनके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं वो सबका मिला करके 95% मेंबर्स राइटिंग में कंसेंट देंगे। गॉट इट? वेयरएज अदर देन जनरल मीटिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, अदर देन मतलब ईजीएम हुई या क्लास मीटिंग कोई भी हुई, तो इसमें दो केसेस हैं। नंबर 1, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, एंड नंबर 2, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, दो बातें कर रहे हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब अगर शेयर कैपिटल है तो देखो उसने क्या बोला, इसने बोला मेजॉरिटी इन नंबर। मेजॉरिटी इन नंबर ये तो हुई पहली कंडीशन, एंटाइटल्ड टू वोट, and who represent not less than 95% of the paid up capital of the company। दो बातें, मेजॉरिटी नंबर होना चाहिए और 95% उसका वोटिंग राइट होना चाहिए। 95% पेड अप कैपिटल का पार्ट एंड मेजॉरिटी इन नंबर, दो कंडीशंस फुलफिल करेंगे। वेयर एज अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली तो नॉट लेस देन 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अब यहाँ पे कैपिटल तो होगी नहीं, तो इम्प्लाइड सी बात है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? वोटिंग पावर वर्ड यूज़ किया जाएगा। वेयर एज जहाँ पे कैपिटल थी वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया था? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल अगेन वही, वो वोटिंग पावर दिए जा रहे हैं उनको। प्रोवाइडेड फॉर द वेयर एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू वोट, ओनली
ऑन सम रेजोल्यूशन, सम रेजोल्यूशन में वो एंटाइटल्ड है और सम में नहीं है, किसी में है किसी में नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड मेंबर है। तो जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसमें उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे एंटाइटल्ड टू वोट। लैंग्वेज वापस देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड फॉर दैट where any member of a company is entitled to vote only on some resolution or company is entitled some resolution है ना, or resolutions to be moved at a meeting and not on the others, those members shall be taken into account for the purpose of this subsection in respect of the former resolution और रेजोल्यूशन एंड नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेटर। तो जिसमें नहीं है उनमें उनको कंसिडर नहीं करेंगे, और जिसमें वो वोटिंग के लिए एंटाइटल्ड है उनमें उनको कंसिडर कर लिया जाएगा। जैसे अब ये कितनी सारी रामकथा क्या बोल दी है, एक काम करते हैं हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, नहीं तो आप बोलोगे मैम क्या क्या बता दिया ये। समझना ध्यान से सबसे पहले हम बात करें, मुझे AGM कॉल करनी है या कोई भी EGM कॉल करनी है ना, तो जनरल मीटिंग लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, जनरल मीटिंग। पहले नॉर्मल प्रोविजन समझते हैं, दैट इज़ व्हाट कि कितने दिन का नोटिस आएगा। तो नोटिस पीरियड 21 क्लियर डेज। इसमें मीटिंग का डे हम एक्सक्लूड कर देंगे और जिस दिन सेंड किया है वो डे भी एक्सक्लूड कर देंगे। अगर बाय पोस्ट किया है तो 48 आवर्स ऐड कर देना, तो प्लस 2 डेज या 48 आवर्स कुछ भी बोलो, 2 डेज फॉर पोस्ट। वैसे 48 आवर्स लिखा हुआ है तो हम वही यूज़ कर लेते हैं, 48 आवर्स। अगर बाय पोस्ट भेज रहे हो आप तो 48 आवर्स ऐड कर लेना से। अब मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कंपनी जो है 1 सितंबर को नोटिस सेंड कर रही है ना, 1 सितंबर, ये है डे ऑफ डिस्पैच। तो डे ऑफ डिस्पैच को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो 1 सितंबर को भूल जाना, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 सितंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब 2 सितंबर से 21 डेज हम काउंट करते हैं, तो काउंट कर लें। तो 2 सितंबर से 21 क्या, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22 आ गए 22। तो कौन सी डेट आ गई, 22 सितंबर। 22 सितंबर, ठीक है। ये 21 दिन हो गए पूरे क्लियर, 21 दिन। अच्छा, प्लस पोस्ट से भेजा अगर हमने, तो मैं 2 दिन और ऐड कर देती हूँ, प्लस 2 डेज। तो ये कितने निकल गए, 24 सितंबर, 24 सितंबर। लेकिन 24 सितंबर को मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मीटिंग वाला दिन भी तो एक्सक्लूड होता है। तो इसका मतलब मीटिंग डे कौन सा होगा, मीटिंग डे कौन सा होगा, 25 सितंबर। तो अगर आप 25 सितंबर को मीटिंग कॉल करना चाहते हैं तो आपको 1 सितंबर को ही नोटिस डिस्पैच करना पड़ेगा, तो हमारा एंटायर प्रोविजन कंप्लीट मान लिया जाएगा। अब देखिए 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में टाइम गैप कितना हुआ। 1 सितंबर को मैंने इग्नोर कर दिया, 25 सितंबर को हटा दिया, तो बीच में कितने दिन बचे, 1 और 25 को हटा दो तो बीच में कितने दिन बचे, अरे दोनों माइनस कर दो ऑफ कोर्स, तो कितने दिन बचे, 23 डेज। 23 डेज तो कैसे होगा 23, 21 डेज तो ये और 2 डेज ये, तो इस तरह से टोटल 23 डेज हमारे हो जाते हैं। तो ये हमारा हुआ नॉर्मल प्रोविजन, हमें नोटिस डिस्पैच करना है। अब अगर मान लो इस केस में मीटिंग तो मुझे वही 25 सितंबर को कॉल करनी थी, लेकिन अगर नोटिस में देना चाहती हूँ, इफ़ रिक्वायर्ड to send notice on 10 September for 2 केसेस हैं, AGM, EGM to be held on 25 सितंबर। अब सुनो ध्यान से, एजीएम के लिए अलग प्रोविजन है, ईजीएम के लिए अलग प्रोविजन है। एक बार एजीएम का प्रोविजन मैं आपको वापस दिखा देती हूँ, क्या बोल रहा है, कंसेंट इन राइटिंग इज गिवन एटलीस्ट 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। तो हमें कंसेंट लेनी चाहिए, प्रायर कंसेंट हमें मिलनी चाहिए। तो अब प्रायर कंसेंट 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट से हम लेंगे, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं,
95% मेंबर्स, वापस देख लो, एटलीस्ट 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट, 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। पता है आपको 95% किसका लेना है? मेंबर्स का। 95% मेंबर्स का आपको क्या लेना है? यहाँ पे कंसेंट लेना है। 95% मेंबर्स, यहाँ पे कोई होल्डिंग की बात नहीं कर रहा। क्या बोल रहा है? 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आपको दो फिगर्स देती हूँ। पहली फिगर मैं आपको देती हूँ कि कंपनी की कैपिटल कितनी है। से कंपनी की कैपिटल है 100 लाख रुपीज़ की। 100 लाख की कैपिटल है कंपनी की, और कंपनी में टोटल मेंबर्स जो हैं, से लेट्स अज्यूम 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स हम अज्यूम कर लेते हैं, या ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, 1000 मेंबर्स ले लेते हैं। से लेट्स अज्यूम 1000 मेंबर्स हैं कंपनी में, और कंपनी की कैपिटल 100 लाख रुपीज़ है। अब किसके पास कितना स्टेक है इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कंडीशन? सिंपली इट इज बीइंग रिकॉर्डेड कि 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट, 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। तो मैं पहला एजीएम का केस अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पे मेंबर्स का 95% बोलना है। अब मान लो इस 1000 में से, आउट ऑफ दिस 1000 सर्टेन मेंबर्स आर इंटरेस्टेड, बहुत सारे मेंबर्स मान लो इंटरेस्टेड हैं। से लेट्स अज्यूम हमारे पास जो 100 मेंबर्स हैं वो इंटरेस्टेड है, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे एजीएम के केस में मुझे जो कंसेंट चाहिए होगी, कंसेंट रिक्वायर्ड, दैट वुड बी, पहले 1000 में से 100 माइनस कर दो, ओके तो कितना बचा? 900। इसका 95% हमें कंसेंट चाहिए होगा। ये हुआ एजीएम का केस, जिसमें मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट उनका 95%। इज दिस क्लियर? लैंग्वेज के हिसाब से बैठ गया। अच्छा, एक बार अब ईजीएम की लैंग्वेज ले लेते हैं हम लोग। ईजीएम की लैंग्वेज देखो, पहला केस है इसमें कंपनी हैज़ शेयर कैपिटल। अब अगर शेयर कैपिटल है तो दो कंडीशंस फुलफिल करने के लिए बोल रहा है। नंबर 1, मेजॉरिटी इन नंबर बोल रहा है, मेजॉरिटी इन नंबर बोल रहा है, और साथ ही में इनका पेड अप कैपिटल का कितना परसेंट बोल रहा है? 95% बोल रहा है। तो देखो इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो ईजीएम में हम केस ले लेते हैं पहला, हैविंग शेयर कैपिटल, और वही एंटाइटल टू वोट ही लिया जाएगा हमेशा। यहाँ पे जो एंटाइटल नहीं है उनको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो हैविंग शेयर कैपिटल, अब हैविंग शेयर कैपिटल का अगर केस लेंगे तो मेजॉरिटी इन नंबर, मेजॉरिटी इन नंबर। अच्छा देखो यहाँ पे वही 900 मेंबर्स ही हैं जो एंटाइटल टू वोट है, 900 मेंबर्स हैं जो एंटाइटल टू वोट है। तो 900 का मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी कितना हो गया? 451 है ना। तो मेजॉरिटी कितना हो गया? पहली कंडीशन 451, क्योंकि हाफ कितना होता है? 450, 900 का हाफ इज 450, और मेजॉरिटी हो गई 451। तो देखो लैंग्वेज वापस देखो क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट, एंटाइटल्ड टू वोट, and who represent not less than 95% of such part of the paid up capital of the company as gives a right to vote at the meeting। तो वही right to vote, entitled to vote वाली बात हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और चीज़ मुझे देखनी है, तो एक तो नंबर देखना पड़ेगा, ये तो नंबर देखेंगे, और साथ ही में दूसरा क्या देखेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल, अब जैसे 100 लाख की कैपिटल है तो इम्प्लाइड सी बात है कुछ 100 मेंबर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। तो इन 100 मेंबर्स का जो कैपिटल है ना, कैपिटल वो मैं मान लेती हूँ, सपोज करो इनके पास 10 लाख की कैपिटल है, 10 लाख की कैपिटल। तो 100 लाख में से 10 लाख अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या बची? 90 लाख। तो 90 लाख का कितना परसेंट? 95% कैपिटल। तो जो ये होल्डर्स होंगे 451 होल्डर्स, उनके पास इतनी कैपिटल होल्ड होना कंपलसरी होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ईजीएम की हमने बात की, हैविंग शेयर कैपिटल। वेयर एज अगर दूसरा केस लेती हूँ मैं, नो शेयर कैपिटल, अगर नो शेयर कैपिटल वाला केस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे अगर नो शेयर कैपिटल है तो वहाँ पे तो कैपिटल का परसेंटेज तो हमें देखना नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स ही देखने पड़ेंगे। तो देखो लैंग्वेज क्या बोलता है, वापस से देखो, नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर
एक्सरसाइजेबल एट मीटिंग, एक्सरसाइजेबल एट मीटिंग, इसका मतलब इंटरेस्टेड अगेन इसमें एलिमिनेट होंगे। तो मुझे क्या करना है, इनके वोटिंग राइट्स देख लेना है कि जो 900 मेंबर्स हैं उनका कितना वोटिंग राइट्स है। तो यहाँ पे 95% ऑफ वोटिंग राइट्स देखा जाएगा। यहाँ पे कैपिटल तो डेफिनेटली कंसिडर नहीं की जाती है। आई गेस आप लोग को थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस की बात की जा रही है। एक बार वापस से मैं रिकैप कर देती हूँ। इन जनरल कंपनी की अगर आप जनरल मीटिंग कॉल कर रहे हैं तो 21 क्लियर डेज नोटिस इन राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड आपको सेंड करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी वजह से आप 21 से शॉर्टर पीरियड नोटिस देना चाहते हैं, शॉर्टर पीरियड नोटिस देना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको कंसेंट इन राइटिंग लेना है। कंसेंट इन राइटिंग लेना है। किससे कंसेंट लेना है? अगर एजीएम कॉल कर रहे हो तो 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल टू वोट लेना है। 95% मेंबर्स एंटाइटल टू वोट, ठीक बात। वेयर एज अगर ईजीएम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 2 अलग अलग केसेस हैं। एक तो हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में 2 बातें देखेंगे, 2 बातें। एक तो मेजॉरिटी इन नंबर, तो क्वांटिटी भी देखी जा रही है, मेजॉरिटी इन नंबर, और साथ ही में वो कितना परसेंटेज होल्ड करें, 95% ऑफ कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो है उसका 95% होल्ड कर रहे हैं एंटाइटल टू वोट एट द मीटिंग वाला। और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वहाँ पे तो वोटिंग राइट्स ही देखे जाएंगे, कैपिटल तो है ही नहीं वहाँ पे। तो जो भी एंटाइटल टू वोट एट द मीटिंग है उसका 95% जो है लोग उनसे कंसेंट ली जाएगी। और जो सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर दैट करके, उसमें सिंपली यही बात बोली गई है कि जो मेंबर्स इंटरेस्टेड हैं किसी एक मामले में और किसी में नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसमें उनको कंसिडर कर लेना, और जिसमें इंटरेस्टेड हैं उनमें कंसिडर मत करना। क्योंकि एंटाइटल टू वोट क्या मतलब है, जिस रेजोल्यूशन में वो इंटरेस्टेड है उनको हटा दिया, और जिस रेजोल्यूशन में वो इंटरेस्टेड नहीं है उनको ले लिया। तो मान लीजिए एजीएम में 5 ट्रांजेक्शन होने थे या 6 होने थे, 6 में से 1 में वो इंटरेस्टेड है, 5 में नहीं है, तो 5 में उसकी कंसेंट हम कंसिडर कर लेंगे, बाकी 1 में उसकी कंसेंट हटा दिया जाएगा। गॉट इट? इज दिस क्लियर? तो ये हुई हमारी बात किसके कंसर्न में, नोटिस के पीरियड के कंसर्न में। अब हम बात कर रहे हैं कि जो नोटिस है उसका कंटेंट क्या क्या हो, नोटिस में क्या क्या बातें जाती हैं। अब देखो, आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट, कोई भी इवेंट हो इनवाइट कर रहे हो, आपकी बर्थडे पार्टी है या कोई गेम खेलने जा रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, तो बताओगे ना कहाँ आना है, कब आना है, क्यों आना है, या ऐसे ही पार्टी है मेरी बर्थडे पार्टी है, आ जाना। अगर मैं ऐसे इनवाइट करूँ मेरी बर्थडे पार्टी आ जाना, इसका मतलब मैं बुलाना ही नहीं चाहती भाई, मैंने ये नहीं बताया। अच्छा मेरा डेट ऑफ बर्थ तो चलो पता होगा, डेट मैंने ये बताया कितने बजे आ जाना, भैया लंच है कि डिनर है बताया ही नहीं, या सिर्फ स्नैक्स होगा, कहाँ आ जाना, घर आना है, बाहर पार्टी है, कहाँ है, कुछ बताया ही नहीं आपने। और इवन मान लो बस ऐसे ही पार्टी आ जाना, तो आपने ऑब्जेक्टिव भी नहीं बताया कि क्यों बुला रहे हो। तो यहाँ पे आपको टाइम, डेट, वेन्यू, एजेंडा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोटिस में प्रॉपरली मेंशन करनी पड़ेगी, नहीं तो बेचारे मेंबर तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि कब आए, कहाँ आए, मतलब क्या करना है। सुबह से लेकर रात तक आपने डेट मेंशन कर दी, अब सुबह से 24 घंटे में कितने बजे पहुँचना है। चलो बिजनेस आवर्स में, तो बिजनेस आवर्स में भी कहाँ कब कहाँ पहुँचे, तो वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। साथ ही में इसमें एक प्रॉक्सी फॉर्म भी जाता है, तो प्रॉक्सी की इन्फॉर्मेशन भी डालनी पड़ेगी आपको, प्रॉक्सी फॉर्म भी अटैच होगा। इट मीन्स अगर मेंबर खुद से नहीं जा सकता तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपीयर हो सकता है। तो देखो फटाफट से कंटेंट देख लेते हैं। एक तो डाल रहे हैं प्लेस, एजेंडा, डे ऑफ मीटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एजीएम में नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं होती, लेकिन ईजीएम में नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं होती। दोनों में ही सेम प्रोविजन है, हमने पढ़ लिया था जनरल मीटिंग में कि एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। तो चाहे एजीएम हो या ईजीएम हो, दोनों ही नेशनल हॉलीडे वाले दिन नहीं होती है। टाइम हमने पढ़ा था, दैट इज़ व्हाट, बिजनेस आवर्स। तो एजीएम में बिजनेस आवर्स है, लेकिन ईजीएम के लिए एग्जाम्पशन है, ईजीएम में एनी टाइम हो सकती है। और साथ ही में प्रॉक्सी जो क्लॉज है वो आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा। अब ये नोटिस किस किस को जाएगा, कौन कौन एंटाइटल्ड है नोटिस रिसीव करने के लिए। तो भाई मीटिंग किसकी है, मेंबर्स की ना, तो इम्प्लाइड सी बात है मेंबर्स को तो नोटिस जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ ही में डायरेक्टर्स को भी जाएगा और जितने भी ऑडिटर्स हैं उनको भी जाएगा। ऑडिटर्स कौन से, जो भी ऑडिटर्स हैं, लाइक अगर सेक्रेटरी ऑडिटर है तो उसको भी जाएगा,
कॉस्ट ऑडिटर है तो उसको भी जाएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो होगा ही होगा, इम्प्लाइड सी बात है, तो उसको तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो तीनों ऑडिटर्स को भी देना है। अब मान लो मेंबर की डेथ हो गई तो फिर किसको जाएगा, उस डिसीज मेंबर के लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जाएगा। जॉइंट होल्डर्स हैं तो किसको जाएगा, फर्स्ट नेम होल्डर को जाएगा। मान लो मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट, तो किसको जाएगा, उसके रिसीवर को जाएगा। मतलब किसी ना किसी को नोटिस भेजना ही भेजना है। तो देखो पर्सन इंटाइटल टू रिसीव नोटिस, नंबर 1 मेंबर, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सबको जा रहा है। इन केस ऑफ डिसीज मेंबर नोटिस टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज टू बी गिवन। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर नोटिस टू द ऑफिशियल असाइनी, मतलब या जो भी रिसीवर है उसको दिया जाएगा। अच्छा, अब ये एक पॉइंट जो है ये बोर्ड मीटिंग का अलग है। अब वापस से ये नहीं कि मैं भूल गए, हम कंफ्यूज हो गए, ध्यान से सुन लेना। बोर्ड मीटिंग में प्रोविजन है, बहुत से बच्चे ना बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग का कचरा कर देते हैं, इसलिए बिल्कुल मत करना कचरा, सुन लेना ध्यान से। बोर्ड मीटिंग में चाहे आपने मैलाफाइडली या बोनाफाइडली नोटिस नहीं दिया था, मीटिंग वॉइड हो जाती है, वॉइड। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही मीटिंग वैलिड थी, एंड दैट वाज कि डायरेक्टर कंसेंट दे दे, रेटिफाई कर दे, या डायरेक्टर खुद मीटिंग में आ जाए। याद आया आपको प्रोविजन जो बोर्ड मीटिंग में पढ़ा था हमने? यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जनरल मीटिंग में लाखों मेंबर्स हैं, माइट भी कभी कभी एक्सीडेंटल ओमिशन हो सकता है। तो अगर मेंबर्स को एक्सीडेंटली नोटिस नहीं भेज पाए, एक्सीडेंटली नोटिस नहीं भेज पाए, तो मीटिंग की वैलिडिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मीटिंग एब्सोल्युटली वैलिड मानी जाएगी, मीटिंग एब्सोल्युटली वैलिड मानी जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? व्हाट आई सेड, अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है तो मीटिंग क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। हाँ, मैलाफाइडली नहीं भेजा है जानबूझ करके, तब तो वो एक्शन लेगा, फिर तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल एक्सीडेंटल ओमिशन अगर है तो मीटिंग हम वैलिड ही मानेंगे। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, 21 डेज क्लियर करते वक्त डे ऑफ डिस्पैच एंड डे ऑफ मीटिंग जो है उसको एक्सक्लूड कर देना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और 48 एडिशनल आवर्स जो हैं वो ऐड कर लेना पोस्टल के लिए, अगर आप बाय पोस्ट सेंड कर रहे हैं तो। चलिए, ये हमारा सेक्शन 101 पूरा कंप्लीट हो गया। 101 में हमने बहुत सारी बातें देखी। 101 में नोटिस की बात की, नोटिस का पीरियड, और साथ ही में शॉर्टर नोटिस की रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, किन किन को नोटिस जाएगा, वो सारी बातें 101 में लिखी हुई है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 102, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग। दो टाइप के बिजनेस होते हैं, वन इज ऑर्डिनरी एंड वन इज स्पेशल। देखो, ऑर्डिनरी मतलब हर साल ये काम करना ही है आपको, मतलब कुछ भी हो जाए ये काम तो होंगे होंगे। स्पेशल बिजनेस मतलब ये काम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। कंपनी को करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है एजीएम में 4 बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो वो ऑर्डिनरी मानते हैं। जैसे अकाउंट्स अडॉप्शन करना, फाइनलाइजेशन, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, उसका रेम्यूनरेशन, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, उसका रेम्यूनरेशन एंड डिविडेंड। ये 4 बातें, 4 ट्रांजेक्शन अगर एजीएम में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, एजीएम में कर रहे हो, तो ये चारों के चारों क्या माने जाएंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस माने जाएंगे। 4 समझ में आ गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल करना ही है, हर साल रोटेशन होता ही है डायरेक्टर्स का, तो वो हर साल का काम है ही। ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो आपको क्या करना है, देखना ही है। और साथ ही में डिविडेंड, अब डिविडेंड डिक्लेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो मान के चलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल आप बनाए रहे हो तो डिविडेंड का भी कुछ कुछ करोगे। तो ये 4 ट्रांजेक्शन एजीएम में अगर किए जाएंगे तो वो क्या होंगे, ऑर्डिनरी। लेकिन एजीएम में इसके अलावा कोई भी 5वां ट्रांजेक्शन आया तो वो क्या होगा, स्पेशल बिजनेस। तो एजीएम में एनी बिजनेस अदर देन द ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होगा, स्पेशल बिजनेस होगा। और एग्जैक्टली ईजीएम में तो सारे के सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है ना ईजीएम के, वो तो सबके सब क्या माने जाएंगे, स्पेशल बिजनेस ही माने जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये ना ऐसे सेग्रीगेट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, मतलब ऐसा क्या आ गया था एक्ट में कि इनको सेग्रीगेट करना पड़ा, सबको एक ही मान लेते ना, क्या ज़रूरत थी, क्यों किया, उसके पीछे रीज़न सुन लो। मान लो, सपोज करो आज हम कोई एक नई एक्टिविटी करते हैं। अगर हम कोई भी नई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बारे में हमें डिक्लेरेशन ज़्यादा चाहिए होते हैं।
आज मैं अगर आपको बोलूँ कि हम है ना कोई कंपटीशन गेम करने वाले हैं, गेम कंपटीशन, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, किस चीज़ का कंपटीशन है, सिर्फ स्टडी से रिलेटेड कंपटीशन होगा या बाहर के क्वेश्चंस भी होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे या जनरल कुछ भी पूछा जा सकता है, कब होगा, प्राइस क्या होगा, कैसे खिलाओगे, क्या क्राइटेरिया रूल, मतलब एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आपके दिमाग में चलना स्टार्ट होंगे। इसका मतलब मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि बेटा हम ये है ना इस डेट पे ये काम करने जा रहे हैं, ये कंपटीशन होगा। यू नीड एक्सप्लेनेशन। वेयर एज रोज़ हमारी क्लास होती है, रोज़ हम हर संडे टेस्ट होता है, ये तो ऑर्डिनरी काम है ना। इसके लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है क्या आपको कि टेस्ट एक बार बता दिया काम ख़त्म, तो हर बार सेम ही काम हो रहा है ना। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्पेशल बिजनेस के लिए क्या चाहिए होते हैं, स्पेशल बिजनेस के लिए क्या चाहिए होते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहिए होते हैं। और इसी के लिए 102 की रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ता है। तो देखो, इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस आइटम्स to be transacted at general meeting, explanatory statement shall be annexed to the notice of general meeting। और इस explanatory statement में क्या क्या बताओगे कि भाई मटेरियल फैक्ट्स बताओगे इसके कि भाई ऐसा क्या हो गया, ये नया सा काम क्यों कर रहे हो, तो बताना देन। नंबर 2, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसकी डिस्क्लोजर दे देना, या फिर उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन आप इसमें डालेंगे। दिस इज़ व्हाट अबाउट सेक्शन 102। ठीक है। अच्छा, तो हमने 101 पढ़ा, 102 पढ़ा। सेक्शन 101 में हमने क्या पढ़ा, नोटिस के बारे में पढ़ा। 102 किसके लिए पढ़ा हमने, दैट इज व्हाट, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग। ठीक है, 3 सेक्शन हो गए। 96 दैट इज ऑफ AGM। 101 नोटिस। 102 बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, इसमें जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट स्पेशल बिजनेस के साथ। ऑर्डिनरी बिजनेस के साथ कोई आपको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना इनफ है, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।